जुडिशरी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती है जो कानून बन के आता है। आज उनके पास सत्ता है, उनके पास एक समूह है जो इन चीज़ों को बदलाव के लिए एक्सेप्ट किया, तभी इस कानून में बदलाव आया। किसी एक विधायक या किसी एक व्यक्ति के कहने पे ये बदलाव नहीं आया और इसका लाभ सीधा सीधी आनंद मोहन को ही नहीं मिला है। एक वकील के नाते इसका फायदा मैं आपको कई रूप में गिना सकता हूँ। इस आधार पे, जिस आधार पे आनंद मोहन बाहर आए हैं, इस आधार पे एक ही व्यक्ति थोड़े बाहर आएगा, कई सारे लोग बाहर आएंगे। अभी बहुत सारे लोग ये तो कानून ही बन गया ना, कानून में फेरबदल हुआ तो कानून चेंज हो गया। यानी कानून चेंज करना है इस सरकार के लिए। सर मैं तो अब क्या कमेंट करूं इस पे, मैं तो यही कहूंगा कि इनके पास पावर है, ये अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी के नाम पे हो, चाहे जातीय जनगणना के नाम पे हो, चाहे कुछ भी ये कर रहे हैं, ये सीधा सीधा डेवलपमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जो गरीब है उसको भटकाओ और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ने भी नहीं देना चाहते। सरकार पढ़ाई के नाम पे आज टीचर्स क्या कर रहे हैं, जातीय जनगणना में भटक रहे हैं। कोई एजुकेशन सिस्टम कहीं स्ट्रांग नहीं है बिहार का, किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, खिचड़ी दाल चोखा चुनाव जनगणना यही टीचर्स कर रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं था और ये सरकार कुछ करने वाली भी नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं। 13 मई को वह पटना आने वाले थे, गांधी मैदान में उनका शिविर लगने वाला था, लेकिन अभी वह कल से न्यूज आ रहा है कि वह ट्रांसफर होकर नौबतपुर चला गया है। राजनीतिक पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जब इतने चमत्कारी हैं तो गरीबी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, बॉर्डर पर जाकर चमत्कारी से सुरक्षा कर सकते हैं, क्या जरूरी है सेना के रखने की? इस पर क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ फिर हिंदुस्तान में क्या जरूरत है मंदिर की, फिर हिंदुस्तान में क्या जरूरत है मस्जिद की, फिर क्या जरूरत है गिरजाघर की? कोई जरूरत नहीं है। ये आस्था का एक विषय है। अगर बागेश्वर धाम जी में उनके ऊपर किसी को आस्था है और उसकी संख्या 1 2 100 500 तो है नहीं, लाखों में उनकी संख्या है। अभी मैं पप्पू यादव जी का भी स्टेटमेंट सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि पप्पू यादव जी तो चलो उनके विरोध में बोल रहे हैं, उनके शिविर में तो लाखों लोग जा रहे हैं, तो लाखों लोग जो जा रहे हैं उनके सम्मान को ठेस हम क्यों पहुंचाएंगे? पटना गांधी मैदान में ये कार्यक्रम नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। अब मैं इसका जवाब देता हूँ, ट्रैफिक की समस्या हो जाती, पूरा भीड़ पटना के सेंटर में चला जाता। अगर वो नौबतपुर में ट्रांसफर हुआ है तो मैं उसको अच्छे रूप में देखता हूँ कि एक ओपन ग्राउंड में हो रहा है और वहां लोगों को सहजता से बाबा का जो प्रवचन है, जो हनुमान कथा वो सुनाने वाले हैं, वो लोग आनंद लेंगे, अच्छी बात है, बाहर होना चाहिए। लेकिन इसका राजनीतिक विरोध करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। यानी आपके मानने में सही लोग चमत्कारी हैं? चमत्कारी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आस्था की बात कर रहा हूँ। आप टीका क्यों लगाए? आपके टीका लगाने से क्या आपके सारे पीड़ा दूर हो जाएंगे? मुझे इसका जवाब दीजिए आप पहले। नहीं, हमको तो विश्वास है। वैसे ही लोगों की आस्था है, मैं किसी के विश्वास को क्यों तोड़ूं? आप डेली मुस्लिम भाइयों को सुनते होंगे अजान पढ़ते हैं, वो पूरे महीने, अभी उनका पावन महीना चल रहा था पिछले महीने, अब उनके किसी पर्सनल चीजों में हम जाएं, गिरजाघर में लोग जाते हैं, जाके यीशु मसीह को लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं? उनकी आस्था है। तो बागेश्वर धाम में जो लोग आस्था रखते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। अब वो चमत्कारी है कि नहीं, उन्होंने कोई चमत्कार किया है कि नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप अभी मदुरई के सेंट्रल जेल में है और उनकी जो जुडिशरी प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगला तारीख मिला हुआ है 8 मई को। क्या संभावनाएं हो सकती है कि पिछले बार जो इसमें जो बात हुआ, इसमें एक न्यूज आया कि एक जो कपिल सिब्बल है तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो एडवोकेट है, वह बात आया कि उनकी अनुपस्थिति के कारण या उनके लेट पहुंचने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेक्स्ट डेट दे दिया है। देखिए ऐसा 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 अब न्यूज़ आपके माध्यम से मैं सुना हूँ, लेकिन जहाँ तक एक वकील के नाते मैं आपको ये कहूँगा कि अगर लेट होने के कारण वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो ऐसा नहीं है कि उनके लेट लतीफ़ी के कारण ही ये लफड़ा हुआ होगा। ये लफड़ा कहिए या फिर इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अगला डेट दिया गया है, उस डेट के ऊपर जो बहस अगली होगी, एक ही लाइन में खबर ये है आपको, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि आज नहीं तो कल मनीष कश्यप को तो न्याय मिलेगा। गलत ढंग से फंसाया गया है। मनीष कश्यप ने कोई बहुत बड़ा अपराध जुर्म नहीं किया है। माने एनए से लगा हुआ है, उस लायक कोई अपराध किया? कोई बात नहीं, एनए से लगा हुआ है तो एनए से लगाने का आधार भी तो नहीं दिख रहा है कुछ। एनए से क्यों लगाया गया है, उसका कोई बेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वही तो एविडेंस मांग रही है, तमिलनाडु नहीं दे पाएंगे ना। स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो, ऐसा कुछ है नहीं।
वो तो एक यंग डायनामिक यूथ है मनीष कश्यप, जिसने सामाजिक मुद्दों को उठाया और सामाजिक मुद्दों को उठाने के बदले में सरकार द्वारा उसके ऊपर जितने कानून लगाने थे, जितनी धाराएं लगानी थी, लगा दी गई। अब वो कानूनी प्रोसेस के अंदर चल रहा है मामला। जल्द ही मनीष कश्यप बाहर होंगे। मैं आप लोगों से जब भी बात किया हूँ यही कहा हूँ कि मनीष कश्यप जल्द ही बाहर होंगे। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, अब इसको पूर्ण करना होगा। अगर आप जुडिशियल कस्टडी में हैं तो जुडिशियल कस्टडी के सारे प्रोसेस आपको पूरे करने हैं। वो जैसे ही पूरा होगा बाहर आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज्यादा अब दिन नहीं बचे हुए, जल्द ही मनीष कश्यप बाहर होंगे। यानी निर्दोष होकर साबित होकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। वो जल्दी लोजपा रामविलास और विधि प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव, क्या चल रहा है अभी अंदर? 2024 आ रहा है, 2025 आ रहा है। सर, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है और इसका जवाब यही है कि ये जो कुशासन चल रहा है बिहार में, हमारी लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा की कमी, इन्हीं सब चीज़ों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी, बिहार के यूथ के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव उन्होंने डाला है। आप देख लीजिए, किसी भी मीडिया में, किसी भी न्यूज़ चैनल में या कोई भी उनका यूट्यूब वीडियो उठा के देखिए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ जब मैं उनके बारे में सब कुछ जाना। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ूंगा, तो मैंने देखा कि चिराग पासवान साहब का कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिससे बिहार के विकास में कहीं बाधा आ रही हो। वो पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं और एक अच्छे राजनेता भी है। और उन्होंने इसके पहले अपने पिताजी से बहुत सारी उनके अंडर गाइडेंस में काम किया हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर। तो हमारा प्लानिंग बस बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमारा एक डॉक्यूमेंट्री है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा संगठन विस्तार चल रहा है। संगठन में कई सारे युवा, आप लोगों को दिख रहा होगा आजकल हमारी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। अभी कल भी मैं प्रदेश कार्यालय जाने वाला हूँ। तो हमारा विजन एकदम से क्लियर है कि बिहार को लेके आगे चलना है। बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब यूथ आगे बढ़ेगा। यूथ पे हमारा फोकस है, युवा हमारे साथ है। युवा चाह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं श्री चिराग पासवान जी, जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर बिहार के विकास में हम सब अपना सहयोग दें। और इसमें हमारा विधि प्रकोष्ठ भी अपना पूर्ण योगदान मजबूत तरीके से देगा। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये तो आलोक रंजन तिवारी, लोजपा रामविलास के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव और यहाँ मोतिहारी सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है, जो कि मनीष कश्यप का मुद्दा हो या जातीय आधारित जनगणना पर जो रोक लगा हो, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को आने की जो प्रोटेस्ट हो रहा है या सिवान से मैरवा प्रखंड का जो महेंद्र पांडे और 11 वर्षीय लड़की का जो न्यूज है, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बताया है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान जी का विजन है उसके बारे में भी बताया है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।